गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को बेसिक के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास देखेंगे जो आपका प्रतिदिन जाते रहता है। आप सभी पीछे की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसे प्लीज़ देखें, उससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर करेंगे। इसलिए आप सभी देखते रहें और क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, मुकुल रोहतगी नए महान्यायवादी। तो अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल थे। ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल थे। इनके जगह पर मुकुल रोहतगी आपका नया महान्यायवादी बनेंगे। ध्यान रखिएगा, नया भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो मुकुल रोहतगी होंगे। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है और ये अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही धारण करते हैं। महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार का विधि सलाहकार होते हैं, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, भारत सरकार के सरकारी वकील होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में मुकुल रोहतगी आपके नए महान्यायवादी होंगे। 30 सितंबर को के वेणुगोपाल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसके बाद ये दूसरी बार देश के महान्यायवादी बनने जा रहे हैं। पहली बार 2014 से 17 तक थे और फिर इनकी नियुक्ति किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति होते हैं जो न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, न राज्यसभा के सदस्य होते हैं, फिर भी उसमें भाग ले सकते हैं, सिर्फ वोट नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी उठता है कि निम्न में से कौन से वो व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वोट नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी होते हैं। इन्हीं के समक्ष जो है राज्य में एक पोस्ट होता है जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीमेक्स 2022 मैरीटाइम एक्साइड ये इंडिया और जापान के बीच, ध्यान रखिएगा, जापान के बीच जो है जीमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्री अभ्यास है। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी विशाखापत्तनम में हुआ और ये 6वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, तो जीमेक्स जो है वो भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास है। अगला है काकाडू 2022 अभ्यास। तो ये ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हो रहा है। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ध्यान रखना है। इंडियन नेवी भारत की तरफ से भाग ले रही है। इंडियन नेवी की तरफ से INS सतपुरा P8I समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, INS सतपुरा और P8I समुद्री गश्ती विमान भाग ले रही है। तो ये काकाडू 2022 अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है और यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि आपका देखना है कि इंडियन नेवी इसमें भाग ले रही है। अगला है कि पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास। तो इसका आयोजन लद्दाख के अंदर किया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा और इसमें मुख्य रूप से भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे इसमें भाग ले लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पर्वत प्रहार लद्दाख में। एक बीच ब्लैक अभ्यास है, बीच ब्लैक 2022, इसका भी आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और भारतीय वायुसेना इसमें भाग ले रही है। तो बीच ब्लैक में भारतीय वायुसेना भाग ले रही है, वहीं काकाडू में भारतीय नौसेना भाग ले रही है, इंडियन नेवी भाग ले रही है। तो ये सारे अभ्यास पे ध्यान रखिएगा। 3-4 प्रश्न लगभग बने थे अभ्यास से जो मैंने यहाँ डाला है, तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर है कि आयुर्वेद दिवस 2022, आयुर्वेद दिवस 2022 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन जो है वो आपका धनवंतरी का जन्मदिवस हुआ था, जन्मदिन है धनवंतरी का जन्मदिन धनतेरस के दिन, इसीलिए इस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए इस बार 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इसका थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद इसका थीम है। तो ध्यान रखेंगे। मोदी ऐप
20 लोकार्पण, मोदी @20, मोदी @20 का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? इनकी पुस्तक है मोदी के जीवन पे आधारित मोदी @20, इसके लोकार्पण फागू चौहान के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। और ये फागू चौहान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, तो इन्हीं के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। मोदी के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का उल्लेख इसमें किया गया। मोदी @20 में 20 साल के जीवन में सामाजिक और राजनीतिक कार्य इन्होंने क्या किया उसके बारे में जानकारी है मोदी @20 में, तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है कि G20 2023 का मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में मेजबानी भारत, और भारत में इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। पहले चर्चा चल रही थी कि इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, लेकिन अभी जो है घोषणा हो गई कि G20 2023 का आयोजन भारत के दिल्ली में किया जाएगा, जबकि 2022 में इसकी मेजबानी आपका इंडोनेशिया में होने वाला है। इंडोनेशिया में इसका आयोजन होने वाला है, नवंबर में इसका आयोजन इंडोनेशिया के अंदर होगा, जबकि अगला साल 2023 में 9 से 10 सितंबर आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है G20 का? तो उभरती और विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था के साथ मतलब कि कह रहा है कि उभरती और विकासशील दोनों देश के अर्थव्यवस्था का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और सबसे बड़ी चीज है कि विश्व के 2/3 जनसंख्या को यह प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें 20 देश आते हैं, और 20 देश आते हैं तो इस तरह से विश्व के 2/3 जनसंख्या इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके अलावा 85% जीडीपी, विश्व के 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व G20 करता है, और 25% इंटरनेशनल ट्रेड का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 25% जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से G20 काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है, जो कि आपका हरियाणा में है। ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है दुनिया का। जबकि मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, गायों की अगर तबियत खराब होगा तो मोबाइल के द्वारा जो है चिकित्सा सुविधा तत्काल प्रोवाइड कराना, यही योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरू किया गया। तो छत्तीसगढ़ में ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण, तो इसका लोथल में निर्माण चल रहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। यहाँ पर पहली बार जो है वो बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, तो यहीं पर जो है वो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022 की घोषणा किया गया। इसमें पुरुष में सिकंदर रजा को दिया गया, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, और महिला में ताकालिया मैकग्रॉथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये दो लोगों को अगस्त माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया, ध्यान रखेंगे। अगला है कि सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च किया है, सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च किया, तो ये गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात में जो है सिनेमा के बढ़ावा देने के लिए जो है आपका इसको लॉन्च किया गया है। भारत के फर्स्ट EBG जारी किया, EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ऐसा जारी करने वाला बैंक जो वो HDFC बना, जो कि भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक है। भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक HDFC बैंक है, और इसने EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया। ये आपका NESL से समझौता किया है, नेशनल सर्विस लिमिटेड से जो है वो समझौता किया, और इसके तहत अब सभी पेपर आधारित दस्तावेज समाप्त होंगे एवं पारदर्शिता, सुरक्षा, समय के बचाव हेतु कार्य करेंगे। यानी कि पूरी तरह से गारंटी प्रोवाइड करेगी आपका, और पेपर आधारित दस्तावेज समाप्त होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई डिजिटल माध्यम से होगा, और पारदर्शिता होगा,
सुरक्षा की गारंटी देगी, समय की बचत होगी। तो ऐसा करने वाली सबसे बड़ी निजी बैंक HDFC बैंक बनी है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल हुए भारतीय। अभी जो है महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार हो रही है और उसी में जो है लगभग विश्व के 500 जो है वो लगभग राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं देशों के। तो इस तरह से जो है वो बड़े बड़े नेता 500 पहुंचे हैं, उसी में भारत की तरफ से जो है वो पहुंचने वाले व्यक्ति जो बने वो राष्ट्रपति बने वर्तमान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा द्रौपदी मुर्मू आपका उसमें प्रतिनिधित्व करने गए हैं, यानी कि ब्रिटेन के महारानी के अंतिम संस्कार यात्रा में भारत के तरफ से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे भाग लिए। तो ध्यान रखना है। अभी नए सम्राट की भी घोषणा हुआ, वहां के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय बने, जो ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन बेलग्रेड सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ और इसमें कांस्य पदक जीते हैं विनेश फोगट, जो कि विश्व चैंपियनशिप में दूसरा पदक है। ऐसा करने वाला पहला भारतीय भी बने, 2 पदक जीतने वाले फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी, यानी कि पहली महिला जिसने 2 पदक जो है वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीत लिया है। तो इससे पहले भी एक कांस्य पदक इन्होंने जीता था और अभी जो है फिर से एक कांस्य पदक जीता। तो ध्यान रखिएगा विश्व चैंपियनशिप में दूसरा पदक जीता है और इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। अगला है कि एमी अवार्ड 2022 की घोषणा हुआ। लॉस एंजल्स USA के अंदर जो है ये आपका प्रोवाइड किया जाता है। टेलीविजन के क्षेत्र में एमी पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट ड्रामा में सक्सेशन को दिया गया है, बेस्ट एक्टर ली जुंग को दिया गया बेस्ट एक्टर। कॉमेडी में टेड लस्सो को दिया गया, टेड लस्सो को, और एक्ट्रेस में जेडाया को दिया गया है। तो ये ध्यान रखने की एमी अवार्ड कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। अगला है कि खादी फैशन शो है जिसका नाम अहेली खादी है, अहेली खादी, और इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो उद्देश्य है योग के लिए खादी वस्त्र, यानी कि योग करने के लिए खादी वस्त्र पहने, इसी उद्देश्य के साथ अहेली खादी फैशन शो का आयोजन गांधीनगर में किया गया। अगला है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया गया, जबकि वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की दर्जा दिया गया था। भारत के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज की दर्जा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को दिया गया था। ध्यान रखेंगे कि इसी के तहत अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन सूरत में किया गया, सूरत गुजरात में, और इसमें DRDO के रक्षा अनुसंधान भारती पत्रिका को द्वितीय पुरस्कार मिला है। ध्यान रखेंगे द्वितीय पुरस्कार मिला है किसे? रक्षा अनुसंधान भारती पत्रिका को, जो कि DRDO का पत्रिका है। तो इसी में ध्यान रखेंगे जो कि भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत के अंदर आयोजित किया गया। अगला है कि रक्तदान अमृत महोत्सव, तो ये आपका 17 सितंबर से 1 अक्टूबर, रक्तदान अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और क्योंकि 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है, यानी कि स्वयं से कोई व्यक्ति अपना रक्त डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन इस बार 17 सितंबर से 1 अक्टूबर, 17 सितंबर को इसलिए क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है। तो इसी दिन से शुरू होकर 1 अक्टूबर स्वैच्छिक रक्तदान दिवस तक जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो सारे प्रश्नों को हम आपके सामने रखे, आप सभी देखें, और अगर जो है वो नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूले। तो सब करते रहें और क्लास का आनंद लेते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।